औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और EDU 516 का लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक नंबर 36 है फॉर्मल राइटिंग और फॉर्मल राइटिंग के अंदर लेटर। ठीक है, इससे पहले जो हमारा लेसन नंबर 8 था तो उसमें हमने फॉर्मल राइटिंग को और इसके बाद इनफॉर्मल राइटिंग को हमने डिस्कस किया था। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ठीक है मैंने आपको दिया था। तो आज उसी चीज़ यानी कि उसी लेसन नंबर 8 में आपने फॉर्मल राइटिंग को पढ़ा है। तो आज लेक्चर नंबर 9 से हम फॉर्मल राइटिंग को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फॉर्मल राइटिंग की डेप्थ में जाने के बाद इनफॉर्मल राइटिंग की डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है फॉर्मल राइटिंग और फॉर्मल राइटिंग के अंदर लेटर। अब इसका क्या मतलब, फॉर्मल लेटर्स वी मस्ट एड्रेस द पर्सन विद टाइटल और सरनेम। ठीक है कि जब भी हम फॉर्मल यानी कि फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं, आपको पता है फॉर्मल लेटर क्या होता है कि कोई भी ऐसा लेटर कि जो आप किसी हायर अथॉरिटीज़ को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को लिख रहे हैं जिसको कोई प्रॉपर स्टेटस है, कोई प्रॉपर उसका मकाम है। ठीक है, आपसे मतलब कि वो आप कह सकते हैं सीनियर है, आपसे बड़ा है। ठीक है, और इसके बाद आपका मतलब कि बॉस है, आपका टीचर है, कोई भी है। ठीक है, आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयर है, कोई मतलब कि कोई भी है, तो वो आपके हायर अथॉरिटीज़ में आएगा, वो आपके लिए हायर अथॉरिटीज़ है। इसलिए जब आप उसको लेटर लिखेंगे तो वो लेटर आपका फॉर्मल लेटर होगा। ठीक है, आप किसी दोस्त को लिखते हैं वो फॉर्मल नहीं है, अपने वालिदैन को लिखते हैं वो भी फॉर्मल नहीं है, अपने भाई को लिखते हैं, बहन को लिखते हैं, फैमिली में किसी को लिखते हैं, वो फॉर्मल लेटर नहीं है, वो फॉर्मल राइटिंग भी नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मल वही होती है कि जिस तरह हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसी राइटिंग जो कि आप हायर अथॉरिटीज़ को, किसी खास बंदे को मतलब कि कोई भी आप चीज़ लिखते हैं। अब बात हो रही लेटर की, तो जब भी एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि एड्रेस द पर्सन, उसने आपने यानी कि उस लेटर में आपने उस बंदे को जिसको आप लेटर लिख रहे होते हैं, चाहे आपका बॉस है, चाहे आपका टीचर है, कोई भी है, तो उसको आप मुखातिब करते हैं किस चीज़ से, विद टाइटल और सरनेम। ठीक है, टाइटल से करते हैं मतलब कि कोई खिताब देते हैं, या फिर आप करते हैं सरनेम से। सरनेम क्या होता है, अब ये होता है कि जो आपका नाम होता है, ठीक है, आपके नाम का जो सेकंड पार्ट होता है ना, जो कि जिसको आप अपना ख़ानदानी नाम भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी नाम ले लें, मीन्स कि अब एक आदमी है उसका नाम अली है, उसका जो बेटा है उसका नाम उसामा अली है, तो अब उसके वालिद साहब का नाम अली है, बेटे का नाम उसामा अली है। तो अब जो अली है ना बेटे के नाम के आगे, उसामा तो उसका फर्स्ट नेम है, और उसके बाद जो अली है ना आगे उसामा अली, तो अली जो होगा वो अब उस यानी कि उसामा का सुर नेम है। ठीक है, तो या मतलब कि सुर नेम का इसको आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि सेकंड नेम जो आपको होता है ना, लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम अब उसको उसामा है और सेकंड नेम उसका या सुर नेम उसका क्या है यानी कि अली है, क्योंकि उसके वालिद साहब का नाम अली है, तो उसका ख़ानदानी नाम आप उसको कह सकते हैं कि उसका नाम अली है। ठीक है, उसके बाद देखें अपॉन एंडिंग वी शुड यूज़ ग्रीटिंग फ्रेज लाइक बेस्ट विशेज़ यूअर सिंसियरली etc। उसके बाद एंडिंग में जब आप कर रहे होते हैं, स्टार्ट तो हो गया, स्टार्ट में आपने टाइटल से उसको मुखातिब किया है, या आपने उसका जो सेकंड नेम है सुर नेम है, ठीक है, लास्ट नेम है, उससे आपने उसको मुखातिब किया जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉयर को लिख रहे हैं तो आपने उसको मुखातिब किया है, उसके नाम से किया है, या उसके टाइटल से एम्प्लॉयर, ठीक है, रेस्पेक्टेड एम्प्लॉयर, रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, ये इस तरह की स्टार्टिंग जो होती है ये सारी फॉर्मल लेटर में आती हैं। उसके बाद अब एंडिंग में करनी है, तो एंडिंग में लास्ट में बेस्ट विशेज़ यूअर सिंसियरली, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं तो ये आप लोग आमतौर पर मीन्स के लिखते हैं एंडिंग में। ठीक है, उसके बाद ये जो यानी कि फॉर्मल लेटर लिखा जाता है ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, सीनियर्स होते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, उसके बाद आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिसमें यानी कि जिसकी अथॉरिटी आपसे ज़्यादा है, वो हायर अथॉरिटी है, उसका स्टेटस आपसे ज़्यादा अलग है और उसका जो एक ख़ास मकाम है। तो उसके बाद आप जब भी फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं ना, तो इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये होती है कि इसमें आपने लिमिट्स का ख्याल रखना होता है और उसमें आपने अननेसेसरी डिटेल्स को ऐड नहीं करना होता, क्योंकि जो आगे वाला बंदा है वो फॉर्मल है, वो प्रोफेशनल है, वो सीनियर है, डॉक्टर है, टीचर कोई भी है, तो आपने अपनी बात करनी होती है। ठीक है, लेटर तो लिख रहे हैं आप, लेकिन उसमें इररेलेवेंट डिटेल्स, ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल्स, गैर ज़रूरी जो आपके मतलब कि कई बाज़ लोग होते हैं कि लेटर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर गैर ज़रूरी डिटेल्स को ऐड कर देते हैं। तो फॉर्मल राइटिंग के अंदर आप लोग किसी भी मतलब कि किसी भी आप किसी को भी लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसमें आप अननेसेसरी डिटेल्स को ऐड नहीं कर सकते, वहाँ पे आपने लिमिट्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, टीचर शुड प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, जो अब यानी कि आप टीचिंग कर रहे हैं फॉर्मल राइटिंग की, तो एज ए टीचर आप बच्चों को बताएं कि फॉर्मल लेटर की आउटलाइन क्या होती है, उसकी बिगिनिंग क्या होती है, मिडल क्या होता है, और उसके बाद जो उसकी एंडिंग होती है, वो एज ए टीचर आप बच्चों को बताएं कि कैसे आपने करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें मतलब कि उसके अंदर आपने लेटर के अंदर रेलिवेंट डिटेल्स, टू दी पॉइंट आपने रहना होता है, रेस्पेक्टफुल रहना होता है, टू दी पॉइंट, और उसके बाद प्रीसाइज रहना होता है। अननेसेसरी डिटेल्स तो ये सारी जो उसको ऐड नहीं करना होता। तो ये फॉर्मल राइटिंग के अंदर लेटर का शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन है।
उसके बाद चलते हैं टॉपिक 37 फॉर्मल राइटिंग के अंदर सैल्यूटेशंस। ठीक है, तो सैल्यूटेशंस क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, देयर आर फ्रेजेस लाइक डियर फादर और डियर फ्रेंड etc। अब इस तरह के जो लफ्ज़ है ना, तो ये आपकी रेस्पेक्ट शो करते हैं कि आप किसी भी रिश्ते को यानी कि किसी भी रिश्ते को लेकर आप कितने रेस्पेक्टफुल हैं। डियर फादर आप कह देंगे, अगर फादर कह देंगे तो बात सही नहीं है, लेकिन सैल्यूटेशंस क्या होती हैं कि आप उस बंदे को रेस्पेक्ट देना है। ठीक है, डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर डॉक्टर, रेस्पेक्टेड सर, तो ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, ये क्या होती हैं? ये होती हैं सैल्यूटेशंस होती हैं। और ये सारी जो डियर फादर, डियर फ्रेंड, ठीक है, इनको मतलब कि ये रेस्पेक्टफुल होती हैं, यानी कि रेस्पेक्टफुल अपने आप को शो करने के लिए कि आप उस रिश्ते को लेकर आप कितने रेस्पेक्टफुल हैं, ये आपने वहाँ पे डियर फादर, डियर फ्रेंड वगैरह आपने लिखना होता है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद फॉर इन यहाँ पे देखें सेकंड लाइन में, फॉर इनफॉर्मल राइटिंग वी कैन से हाई हेलो। ठीक है, जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ हाई या हेलो आप कर सकते हैं इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मल की। तो यहाँ पे देखें गुड मॉर्निंग एंड गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड डे, तो ये जो इस तरह के फ्रेजेस हैं, इस तरह के सैल्यूटेशंस हैं, एंड ये आप लोग फार्मल के अंदर भी और नॉन फार्मल के अंदर जो कि इनफॉर्मल है उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गुड मॉर्निंग आप सिर्फ टीचर को कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग आप अपने फ्रेंड को भी कह सकते हैं। तो जो गुड मॉर्निंग है ना, ये फार्मल में भी आ सकता है, टीचर को आप लिख रहे हैं, अपने सर को लिख रहे हैं, एम्प्लॉयर को लिख रहे हैं। अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, पेरेंट्स को लिख रहे हैं, देन भी आप गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं, इस तरह के फ्रेजेज हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई ऐसे मतलब के लफ्ज़ होते हैं, कई ऐसी सैल्यूटेशन हैं, कई ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक हैं कि आपने सिर्फ उन्हीं से बात करते हुए वो चीज़ें आपने कहनी है। ठीक है, अब जिस तरह योर हाईनेस होता है, मोस्ट रेस्पेक्टेड, अब ये जो लफ्ज़ होता है ना, ये आमतौर पर आप सर से बात करते हुए, किसी मेयर से, किसी गवर्नर से, जज से, वकील से, या समटाइम्स आप टीचर से बात करते हुए भी मोस्ट रेस्पेक्टेड, योर हाईनेस, तो इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। तो सैल्यूटेशंस के अंदर मेन चीज़ क्या है कि इस तरह के फ्रेजेस आपने याद रखने कि ये फ्रेजेस होते हैं जिनका स्टार्टिंग में आपने यूज़ करना होता है। इनफॉर्मल के दो फ्रेजेस आपने याद करने हैं कि हाई एंड हेलो, उसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड डे, तो आपने याद करना है कि गुड मॉर्निंग, गुड डे, ऐसे फ्रेजेस हैं, ऐसे सैल्यूटेशंस हैं जो कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों में यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद कई ऐसे फ्रेजेस हैं, योर हाईनेस, मोस्ट रेस्पेक्टेड। ठीक है, तो ये तमाम के लिए, जिस तरह मेयर, गवर्नर, जज, समटाइम्स टीचर, आपको पता हो कि किसके लिए फ्रेजेस यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ से आपने सिर्फ ये याद करना है। उसके बाद देखते हैं टॉपिक नंबर 38। तो इसमें क्या कहता है कि जी फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, अब फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? दोबारा वही बात हो रही है, डिफरेंट कल्चर्स वेरी ऑन विच वर्ड्स आर फॉर्मल एंड विच आर इनफॉर्मल, बट टीचर शुड टीच स्टूडेंट हाउ टू मेक डिस्टिंक्शंस। ठीक है, अब कई ऐसे कल्चर हैं दुनिया के ज़्यादातर कल्चर्स में फॉर्मल यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज की और उसके बाद इनफॉर्मल की कई वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो टीचर होते हैं और बाज़ औक़ात वहाँ पे मिक्सचर भी हो जाता है, लेकिन टीचर को बच्चों को बताना चाहिए कि इसके अंदर एक प्रॉपर आपने फ़र्क रखना होता है। टेक्स्ट मैसेजेस आर एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, कि जब आप किसी फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज किस चीज़ के अंडर आता है? ये आता है इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कि उसके अंदर आप कोई फॉर्मल चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप किसी यानी क्लास फेलो से बात कर रहे हैं, फैमिली में किसी से बात कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज के आप थ्रू बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि यू आर यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ कि अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं, ठीक है, अब बाज़ औक़ात टेक्स्ट मैसेज में हम टीचर से बात करते हैं, तो बाज़ औक़ात बच्चे क्योंकि टेक्स्ट मैसेज क्या है? इनफॉर्मल लैंग्वेज। टेक्स्ट मैसेज के अंदर हम लोग आमतौर पर इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट मैसेज के अंदर अगर मतलब कि एज ए टीचर आपको ये चाहिए कि आप बच्चों को बताएं कि अगर बच्चे एज ए टीचर आपको चाहिए, ठीक है, बच्चों को नहीं बताना, अगर एज ए टीचर आपको ये चाहिए कि अगर आपके स्टूडेंट्स आपसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, आपको स्टिल फॉर्मल रहना है। आपने फॉर्मल रहते हुए, ठीक है, जो उनका इनफॉर्मल सेंटेंस था, ठीक है, जो उनका इनफॉर्मल सेंटेंस था टेक्स्ट मैसेज में उन्होंने आपसे पूछा है, आप टीचर हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, आप कुछ भी हैं, तो आपका काम बनता है कि आप आगे आप उसको इनफॉर्मल सेंटेंस को नॉन फॉर्मल में फॉर्मल में कन्वर्ट कर आप उनको रिप्लाई करें। आपका रिप्लाई फॉर्मल होना चाहिए, यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक है, जबकि बच्चे जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, वो आपसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, क्योंकि टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं। तो इसलिए एज ए टीचर आप बच्चों को बताएं कि वो किसी भी वे में मतलब हेजिटेंट ना हो, उनको कहीं भी मसला होता है वो आपसे पूछ सकते हैं। इस तरह वो पेरेंट्स से बात करते हुए पूछ सकते हैं। तो टेक्स्ट मैसेज में आमतौर पर इनफॉर्मल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखते हैं टॉपिक नंबर हमारा 39 है, ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 10 में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा लेसन 9 कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई। मज़ीद अगर आपके क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, ठीक है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।